चलो आ जाओ, आज की हमारी बातचीत मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट क्लास 12th के लिए, ठीक, जो हमारा वॉल्यूम 2 है, पार्ट सेकंड इस वीडियो का जो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो उस दिन हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? लास्ट वर्किंग डे पे हमने पढ़ा था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते किसे हैं, फिर टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट कितने होते हैं, तो वो 3 थे। फिक्स्ड, जो बेसिकली गोल्ड से या किसी प्रीसियस मेटल से हो रहा था या किसी एक देश की करेंसी से हो रहा था, ठीक है, जिसमें यूएस ही नंबर 1 था उस समय। उसके बाद आया फ्लक्चुएटिंग, जो कि मार्केट फोर्सेस से डिसाइड हो रहा था, और मार्केट फोर्सेस होते थे फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड फोर्सेस ऑफ सप्लाई, जिसके बारे में हमें आज बात करनी है बहुत ढंग से, ठीक है। और फिर तीसरा आया मैनेज्ड फ्लोटिंग, जिसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते थे, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस भी होता था। फिर हमने और 4 चीजें पढ़ी थी, करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डिप्रिसिएशन, करेंसी डिवैल्यूएशन और करेंसी रीवैल्यूएशन। एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है, और रीवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन, ठीक है, मार्केट फोर्सेस के साथ साथ जब उसमें गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस भी होता है, जब गवर्नमेंट खुद अपनी करेंसी को या तो बढ़ा दे या तो खुद अपनी करेंसी को क्या करे, डिडक्ट कर दे, घटा दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक, तब हम करेंसी रीवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आज की हमारी बातचीत, फॉरेन एक्सचेंज की हमारे लिए डिमांड क्यों होती है, ठीक है। अगर हम इंडिया हैं तो इंडिया को कौन से मतलब इंडिया को किस करेंसी की डिमांड हो सकती है? अगर आप इफ़ यू आर इंडिया, ठीक है, अगर आप इंडियन इकोनॉमी हैं तो आपको किन करेंसीज की डिमांड हो सकती है? सिंपल सा आंसर दे रहा हूँ, यूएस डॉलर सब सही है, एक 1 लाइन में आंसर जिसमें सब खत्म है। एक्सेप्ट इंडियन रुपीज, सॉरी एक्सेप्ट इंडियन करेंसी, आईएनआर को छोड़ के सबकी। तुम इंडिया हो भैया, तो तुमको इंडियन करेंसी तुमको नहीं चाहिए, क्योंकि तुम उसी के जनरेटर हो। इंडियन करेंसी को छोड़ के दुनिया के सारे देशों की करेंसीज आपको अपने यहाँ चाहिए, क्योंकि तभी तो आप उनसे ट्रेड कर पाएंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों है और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई के पीछे की वजहें क्या हैं, ये हमारी बोर्ड पे हैं, ठीक। सबसे पहले सर, ये देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं तो 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ। 4 3 2 1 सबने नोट कर लिया होगा, मतलब बेसिकली बच्चे स्क्रीनशॉट ही लेते हैं, ठीक है। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या है? सबसे पहला इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मतलब आप अपने यहाँ मंगाएंगे। अपने यहाँ अगर अमेरिका से गुड्स मंगाओगे, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंडिया और आप इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से, तो आप अमेरिका को जो है वो उसके बदले में कंसिडरेशन चुकाएंगे। आप अमेरिका को पे करोगे, आप पे किस में करोगे? हाँ, यूएस डॉलर में करोगे, यानी कि आपके पास यूएस डॉलर होना चाहिए, तभी तो आप पे कर पाओगे, ठीक। अगर आप इंडिया हैं तो आपके पास यूएस डॉलर उतना होना चाहिए, तभी तो आप उतना पे कर पाओगे अमेरिका को। तो इंपोर्ट के टाइम, ठीक, सप्लाई में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो डिमांड का जस्ट अपोजिट सप्लाई चलना है। टूरिज्म, अगर इंडिया से आपको मान लो कि तुमको लंदन घूमना है, न्यूयॉर्क घूमना है, ठीक है, या कहीं भी विदेश घूमने जाना है किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो आपके पास उस देश की करेंसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? गल्फ कंट्रीज़ में घूमने जाना है तो गल्फ कंट्रीज़ की करेंसी होनी चाहिए। मुझे थोड़ा करेंसी में मेरी नॉलेज कमज़ोर है, ठीक है, तो मेरे लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल इसीलिए यूएस रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ का मालूम है कि यहाँ पे यूएस डॉलर चलता है, और यहाँ पे घूमने वाला जो शहर है तो बहुत सारे, मगर न्यूयॉर्क एक मुझे मालूम है, ठीक। न्यूयॉर्क यूएस में ही है ना, पक्का ना? हाँ ठीक है, तो वो भी मैं फंस जाऊँगा कि वो भी मुझे नहीं मालूम है, ठीक। तो मान लो कि आपको टूरिज़्म, अब अगर इंडियंस जा रहे हैं बाहर टूरिज़्म के तौर पे, टूरिस्ट के तौर पे, नेशनल इनकम में भी पढ़ा है, ठीक है, तो आप अगर अमेरिका जाएंगे तो आप किस में खर्च करेंगे? इंडियन रुपीज़ में। आप अगर अमेरिका जाओगे, अमेरिका के दुकान से एक ब्रेड खरीदते हो, तो आप उसको किस में पे करोगे? रुपीज़ निकाल के 10 रुपये की नोट निकाल के दोगे, वो ले लेगा? आप उसको किस में पे करोगे सर? डॉलर में। दैट मीन्स कि आपके पास डॉलर होना चाहिए। आपको डॉलर मिलेगा कहाँ से? आपको डॉलर यहाँ के लोकल अथॉरिटीज से मिलेगा, बेसिकली वो आरबीआई से, ठीक। 1 मिनट, बीच बीच में शोर शराबे के लिए खेद है, ठीक। टूरिज्म, अब अगर आप इंडिया से फॉरेन कंट्रीज में कहीं भी अब्रॉड जाते हैं, मैं इसको क्लियर कर दूं, टूरिज्म टू अब्रॉड, अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो वहां पे आप खर्च किस में कर रहे हो? उस पर्टिकुलर देश की करेंसी में। आपके पास उस देश की करेंसी होनी चाहिए, और उस देश की करेंसी आपको मिलेगी कहां से? इंडिया से। इंडिया में वो करेंसी का होल्डर कौन है? सेंट्रल बैंक यहाँ का, दैट इज आरबीआई। फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड,
आपको पैसा भेजना है अब्रॉड, और वो कौन सा पैसा, यूनिलेटरल, वन साइडेड, फैक्टर इनकम नहीं है ये, नेशनल इनकम है, ये फैक्टर इनकम नहीं काउंट होती, ये ट्रांसफर इनकम है, ठीक है। आपको यूनिलेटरल ट्रांसफर करना है, वन साइडेड ट्रांसफर करना है। अरे जैसे मान लो कि मैं इंडिया में रह रहा हूँ, मेरा पूरा बिजनेस इंडिया में है, सब कुछ है, इंडिया में पैसा कमा रहा है, और बेटा हमारा पढ़ने यूएस गया हुआ है, ठीक है। अब जैसे माननीय अखिलेश यादव जी जब पढ़ने बाहर गए थे तो मुलायम सिंह यादव जी उनको पैसा भेजते रहेंगे ना, स्वर्गीय नेताजी उनको पैसा भेजते रहेंगे, ठीक। तो आपके पास वो होना चाहिए ना करेंसी। तो आप जब अब्रॉड में पैसे भेज रहे हैं, अब मान लो मुझे यूएस पैसा भेजना है, ठीक, तो मैं यूएस तुमको क्या भेजूंगा, इंडियन करेंसी के हिसाब से मुझे 10,000 रुपये भेजने हैं, मगर यहाँ से जब मैं मनी ट्रांसफ़र वाले के यहाँ जाऊँगा, ठीक है, तो वो उस 10,000 रुपये को कन्वर्ट करेगा किस में, यूएस डॉलर में। अब मेक श्योर कि इंडिया के पास उतना, अगर इंडिया मान लो जस्ट इमेजिन कि इंडिया के आरबीआई में $1 भी, मतलब $1 भी यूएस डॉलर है ही नहीं, तो आप भेज उस समय पाएंगे क्या। यानी कि आपके पास उतना होना चाहिए। आपकी डिमांड इन्हीं चीज़ों के लिए तो है, और किस चीज़ के लिए डिमांड बन रही है। और एसेट परचेज इन अब्रॉड, आपने अब्रॉड में कोई एसेट खरीदा, ठीक है, विदेश में जाके आप ज़मीन खरीद रहे हो, तो वहाँ पे जो ज़मीन खरीदोगे वो इंडियन रुपीज़ में खरीदोगे कि वहाँ के करेंसी में खरीदोगे, यानी कि आपके पास उसकी भी डिमांड की एक और ये वजह है। और स्पेकुलेशंस मतलब हम बेसिकली बातचीत कर लेते हैं बेटिंग वगैरह की, ठीक है, जिसमें करेंसी एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन का खेल चलता है। जब हम स्पेकुलेट करते हैं कि कल सुबह स्टॉक खुलेगा, मार्केट खुलेगा तो करेंसी भागेगी, अप जाएगी, डाउन जाएगी, ठीक है, जो हम स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, हम सिर्फ वो उसको क्या बोलते हैं, अनुमान हम लगाते हैं, ठीक, जिसमें फॉरवर्ड मार्केट ट्रेड और ये सब चीज़ें आती हैं। स्पेकुलेशंस दोनों ही जगह हैं, डिमांड में भी सप्लाई में भी। अब आ जाते हैं सप्लाई में। इंपोर्ट का अपोजिट एक्सपोर्ट हो गया, ठीक। अब अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया का सामान अगर दूसरे देश जा रहा है तो वो देश हमको पैसा देगा, वो देश हमको पैसा किस करेंसी में देगा। अमेरिका अगर सामान गया है, इंडिया का सामान अगर अमेरिका गया है तो अमेरिका किस में पे करेगा, अमेरिका पे तो करेगा डॉलर में ही, मगर हम डॉलर एक्सेप्ट करेंगे क्या, हमको चाहिए रुपीज़। यानी कि मेक श्योर कि अमेरिका के पास उतने रुपीज़ पड़े हुए हों, उनके सेंट्रल बैंक में, उनका जो फेडरल रिजर्व सिस्टम उनके बैंक का नाम है, वहाँ उतने पड़े हुए हों, वो वहाँ से एक्सचेंज कराओ, हमारे अकाउंट में उतना भेज दो, ठीक है। टूरिज्म टू होम कंट्री, जैसे हमारे यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं टूरिज्म के लिए, बाहर के भी लोग तो टूरिज्म के लिए यहाँ आ रहे होंगे, तो होम कंट्री में अगर आप टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने होम कंट्री इसलिए वर्ड लिख दिया क्योंकि हम इंडिया को, बीइंग एज एन इंडियन, हम इंडिया को होम कंट्री लेके चल रहे हैं। तो अब बाहर से जो आदमी आएगा, जैसे मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मेरी बुआ बाहर रहती हैं, सिंगापुर रहती हैं, तो वो जब इंडिया आती हैं तो वो भाई वहाँ पे वो अर्न कर रही हैं सिंगापुर डॉलर्स में, वहाँ पे भी डॉलर ही चलता है, सिंगापुरियन डॉलर्स में वो अर्न कर रही हैं। इंडिया आएंगी तो इंडिया वो सिंगापुरियन डॉलर लेकर नहीं आ सकती, वो वहाँ एयरपोर्ट पे उसको एक्सचेंज कराती हैं रुपीज़ में, एयरपोर्ट से एक्सचेंज होता है रुपीज़ में, और फिर वो वहाँ से अमाउंट लेके आते हैं। या अब तो बैंकिंग सिस्टम इतना तगड़ा है कि वो वहाँ पे बैंक में अपने पैसा उतना ट्रांसफ़र कर देंगी, ठीक है। तो वो बैंक में मान लो कि वहाँ पे उन्होंने डॉलर में ट्रांसफ़र किया, वो कन्वर्ट होकर हो जाना है इंडियन रुपीज़ में, फिर यहाँ से आओ अपने एटीएम से पैसा विड्रॉ कर लो, एंजॉय कर लो। तो टूरिज्म टू होम कंट्री। रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, जैसे ये ना यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, उसी तरह अगर अब्रॉड से पैसा आ रहा है तो फॉर एग्जाम्पल किसी अमीर आदमी का नाम बताओ, जैसे बिल गेट्स इंडिया आया और गरीबों को देख के उसने कुछ पैसे दान कर दिए, ठीक है, तो वो दान तो करके जाएगा डॉलर में, मगर यहाँ पे आप गरीबों को डॉलर नहीं ना बांट सकते। आप गरीबों को डॉलर बांटोगे, वो डॉलर कहाँ काम आएगा। गरीब $10, हर गरीब के पास मान लो $10 आ गए, ठीक है, आप $10 लेके पहुँचे, भैया खाने पीने का सामान दे देना, दुकानदार नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि दुकानदार को इंडियन रुपीज़ चाहिए, भारतीय रिजर्व बैंक जिस पे लिखा हुआ हो, तो वो कन्वर्ट किस में किया जाएगा, इंडियन रुपीज़ में। तो रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड है, ये फ्रॉम है। रेमिटेंस मतलब होता है देना, ठीक है, रेमिट करना, किसी को देना, ठीक है। तो अब्रॉड से जब रेमिटेंस आ रही हो। और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनआरआईज, अब जैसे हम विदेशों में एसेट परचेस कर रहे हैं, विदेशी भी तो हमारे यहाँ एसेट परचेस कर सकते हैं, और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है एनआरआई हमारे यहाँ आके जो इन्वेस्टमेंट करता है। एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ठीक है, इनकम टैक्स पढ़ोगे तो पता चलेगा। और स्पेकुलेशंस दोनों में कॉमन है, ठीक। तो आपका डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का जो खेल है वो खत्म हो गया, ठीक। अब हम इसके बाद बातचीत आगे करेंगे। चलो भैया आगे एक बातचीत कर लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, उस दिन मैंने थोड़ा ही सा बताया था पहले वीडियो में। एक्सचेंज रेट कैसे किसी भी करेंसी के दूसरे करेंसी के रिस्पेक्ट में डिटर्मिन किए जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं,
ठीक है। तो ये मार्केट फोर्सेस से पूरी तरह से निकाले जाते हैं, क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम खत्म हो चुका है। क्या चल रहा है भैया? फ्लक्चुएटिंग। अब बाई फॉलोइंग मार्केट फोर्सेस मतलब किस तरह का फोर्स है? फोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड फोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? हाइयर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हाइयर द डिमांड। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहती है? हाइयर द प्राइस हाइयर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। डिमांड का कर्व 11th में ऐसे पढ़े हो, स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट, और सप्लाई का ऐसे पढ़े हो, स्लोप्स अपवर्ड टू राइट। दोनों ही राइट को जा रहे हैं, बस डिमांड डाउनवर्ड आ रहा है निगेटिव की वजह से, निगेटिव रिलेशन की वजह से, और सप्लाई अपवर्ड जा रही है पॉजिटिव रिलेशन की वजह से। यही है। इन दोनों को आप यहाँ ले आइए। आपके करेंसी की डिमांड ये है वर्ल्ड इकोनॉमी में, ठीक है। हाइयर द रेट ऑफ योर करेंसी लोअर द डिमांड, लोअर द रेट ऑफ योर करेंसी हाइयर द डिमांड, ठीक है। ये आपके करेंसी की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में है। और आप सप्लाई कैसे करेंगे? सप्लाई तो आप लॉ फॉलो करते हुए करेंगे, यानी कि आप सप्लाई करना चाहते हैं ऐसे, लोअर द प्राइस ऑफ योर करेंसी आप सप्लाई कम करोगे, हाइयर द प्राइस ऑफ योर करेंसी आप सप्लाई ज़्यादा करोगे। जहाँ पे आपका डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेगा, क्लास 11th में प्राइस डिटर्मिनेशन करके माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर रहा है जो हम पढ़े हैं, लास्ट चैप्टर रहा है, जिसमें फोर्सेज ऑफ डिमांड सप्लाई और इनपुट टूल्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। प्राइस सीलिंग और क्या एक और होता है, एक प्राइस सीलिंग है और एक प्राइस फ्लोर, ठीक है। तो जहाँ पे आपका डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेगा जिस यूनिट पे, वो आपका क्या हो जाएगा? मार्केट में रेट डिसाइड हो जाएगा। ये आपका रेट इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे करेंसी के मुकाबले डिसाइड हो गया। अब ये डिसीजन सिर्फ एक करेंसी के लिए हुआ है। आप अगर सिर्फ अपने आप को यूएस से अगर आप चेक करना चाह रहे हो तो ये आपका सिर्फ डिसीजन किससे हुआ है? ये रेट किससे डिसाइड हुआ है? यूएस से। यूके से कोई और रेट हो सकता है, गल्फ कंट्रीज से कोई और रेट हो सकता है, आपका पड़ोसी प्यारा देश नेपाल, उसकी करेंसी आपकी करेंसी से कमज़ोर है। नेपाल की करेंसी हमसे कमज़ोर है ना, शायद 1/3 के आसपास है, ठीक है। पाकिस्तान, ओहो सॉरी क्या बोल दिया, मुझे पाप लगेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ गरीब कंट्रीज़ को उठा लो, ठीक है, मतलब गरीब कंट्रीज़ का नाम आता है पाकिस्तान, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ, तो सबके लिए आपके जो एक्सचेंज रेट हैं, वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम चलेगा इंडिविजुअली सबके लिए ऐसे ही। हम फिलहाल किसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं? हम किसी एक पर्टिकुलर करेंसी का। अब व्हाट हैपन व्हेन ओनली डिमांड इंक्रीजेज या ओनली सप्लाई इंक्रीजेज या बोथ इंक्रीजेज या बोथ डिक्रीजेज? सर सिंपल सी बात है, एक्सचेंज रेट अप या डाउन होगा, भागेगा, क्योंकि सारा खेल फोर्सेस का है। अब मान लो सिर्फ आपकी अगर डिमांड बढ़ती D1 पे, ठीक, सिर्फ आपकी डिमांड बढ़ी है, तो आपका नया रेट क्या हो गया? अपवर्ड चला गया, R1 पे चला गया ना। आपकी अगर सिर्फ डिमांड घटती, देखो भाई सप्लाई को तो मैंने वैसे भी नहीं छुआ है ना, सिर्फ अगर आपकी डिमांड घटती, आपकी करेंसी की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई, डिक्रीज कर गई, तो आपकी करेंसी का जो रेट है, एक्सचेंज रेट है पर डॉलर, वो गिर जाएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात? ये हो गया डिमांड के साथ। सप्लाई को अगर उठाओ, अगर सिर्फ सप्लाई बढ़ जाए, आप अपने देश की करेंसी की सप्लाई को बढ़ा दीजिए, अगर आपकी सिर्फ सप्लाई बढ़ जाए तो सप्लाई डिमांड को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पे, तो भी आपकी करेंसी गिर जाएगी। इसको इत्मीनान से बताते हैं, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन लगने लगेगी क्योंकि नहीं, इसको इत्मीनान से बताते हैं। ये पहले ये समझ में आ गया ना? चलो देखो, ये तो क्लियर हो गया ना, उसको मैं मिटा दिया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मतलब ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये आपके डिमांड लाइन, ये आपकी सप्लाई लाइन। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो रेट आपका क्या हो जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड हो गया उस पर्टिकुलर किसी देश की करेंसी के मुकाबले। ये बात क्लियर थी? अब इसमें सिचुएशंस मैं बना रहा हूँ, और वो सिचुएशंस देखो यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई हैं। सिचुएशन नंबर 1, व्हेन ओनली डिमांड इंक्रीजेज, जब सिर्फ आपकी क्या बढ़े? डिमांड ही बढ़े। ठीक, तो ये डिमांड की लाइन है, सिर्फ डिमांड बढ़ने की बात हो रही है, तो ये आपकी बढ़ जाएगी, ये D1, सिर्फ डिमांड बढ़ी ना।
अब डिमांड, अब रूल क्या कहता है कि जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही जगह इक्विलिब्रियम होगी। जो बच्चे 11th पढ़े हैं उनको ये बहुत ईजी है उनके लिए। अब नई डिमांड सप्लाई से कहां इंटरसेक्ट कर रही है? यहां कर रही है। क्लियर है बात एकदम? तो इसके हिसाब से अब आप अपना रेट चेक करो। आपका रेट मार्केट में बढ़ गया, यानी कि आपकी करेंसी क्या हो गई मार्केट में? आपकी करेंसी की वैल्यू उस दूसरे देश की करेंसी की वैल्यू के मुकाबले क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। क्लियर है बात? आपकी करेंसी का रेट बढ़ गया ना, आपकी करेंसी मजबूत हो गई, आपकी करेंसी में एप्रिसिएशन आ गया। क्लियर है मामला? सप्लाई नहीं बढ़ा है अभी तो भैया यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है ना व्हेन ओनली डिमांड इंक्रीजेस। अभी तो सिर्फ हम लोग सिर्फ ओनली की बात कर रहे हैं, अभी उस पर भी आएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है? चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, चिंता ना करो, हम उस पर भी आएंगे। ठीक, अब देखो दूसरे केस पे आते हैं, व्हेन ओनली डिमांड डिक्रीजेस। बाकी सब कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ आपकी डिमांड क्या हो जाए? डिक्रीज कर जाए। ठीक है, अब देखो केस नंबर 2, व्हेन ओनली डिमांड डिक्रीजेस, जब सिर्फ आपकी डिमांड क्या हो जाए? डिक्रीज कर जाए। डिमांड की लाइन ये है, डिक्रीज होगी तो डिमांड नीचे आएगी। आपकी नई डिमांड जो हो गई आपकी करेंसी की, आपकी इंडियन करेंसी की डिमांड अब ये हो गई घट के, मान लो डी से घट के D2 हो गई। ये डी था, इससे घट के D2 हो गई। ठीक है, नीचे आ गई। अब नई डिमांड लाइन सप्लाई को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पे। इसके हिसाब से आपके मार्केट वैल्यू आपके करेंसी की बढ़ी कि घटी? घट गई। और आपके करेंसी की डिमांड तो कम हो ही गई थी, हो गई थी ना। पहले लोग यहाँ तक मांग रहे थे, अब यहीं तक इंटरनेशनल में डिमांड है ना। आपकी करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो गई? कम हो गई। भाई तुम्हारे सामान की डिमांड बढ़ जाएगी तो तुम्हारे सामान की वैल्यू बढ़ जाएगी। तुम्हारे सामान की डिमांड अगर सिर्फ घट जाए तो तुम्हारे सामान की वैल्यू घट जाएगी। समझने की बात है? ये हो गया सिर्फ डिमांड का खेल। अब हम इसी ग्राफ पे हम बातचीत करेंगे, ओनली सप्लाई इंक्रीजेस, ओनली सप्लाई डिक्रीजेस। ठीक, फिर हम और दो बातें करेंगे, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीजेस एंड व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ डिक्रीजेस। मतलब टोटल अभी 4 बातें और पढ़नी है। ठीक, इसको नोट करो, फिर आगे की हम बातचीत कर लेते हैं। इसको मतलब बना लो। चलो आ जाओ, बिल्कुल पूछिए, 1 मिनट रुक के। व्हेन ओनली सप्लाई इंक्रीजेस, व्हेन ओनली सप्लाई डिक्रीजेस। ये है सप्लाई कर्व। डिमांड आपका रेट मार्केट में तय हो चुका है ड्यू टू मार्केट फोर्सेज। आप सप्लाई कर्व आपकी इंक्रीज कर रही है। ये सर सप्लाई कर्व आपकी राइट वर्ड इंक्रीज कर गई S1 पे। मान लो S1 पे आई तो आपका नया रेट कहाँ बन रहा है? आपने सिर्फ सप्लाई बढ़ाई है मार्केट में। सप्लाई बढ़ाओगे तो फ्लो तो आगे चला गया, मगर सिर्फ आपने सप्लाई बढ़ाई है, आपकी डिमांड नहीं आगे बढ़ी है, तो आपका करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्लाइन कर जाएगी। ठीक, आपने अगर सिर्फ सप्लाई घटा ली, सिर्फ तुमने सप्लाई घटा ली मार्केट से, सिर्फ तुमने सप्लाई घटाई, S2 सप्लाई आपने घटा ली। आप उतना सप्लाई ही नहीं करना चाहते हैं जितना लोग मांग रहे हों, तो आपने सिर्फ सप्लाई घटा ली, तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ बन गया? R2 पे। जैसे ही तुमने इकोनॉमी से, वर्ल्ड मार्केट से सप्लाई घटाई, वैसे ही आपके सप्लाई यहाँ से घट के, मान लो ये Q है तो Q से घट के Q2 पे आ गई। ठीक, और आपके मार्केट में करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे उल्टा एरो लगा दिया, आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात? नोट करो, आगे बढ़ेंगे। चलो भैया, 5वां पॉइंट डिटर्मिनेशन में, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीजेस, दोनों ही बढ़ रहे हों, बोथ इंक्रीज होने की बात हो रही है। बोर्ड पे देखो, ये डिमांड की लाइन है, ये सप्लाई की लाइन है। डिमांड आगे बढ़ के कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा मान लो D1 पे, मगर सिर्फ डिमांड नहीं बढ़ रहा है, सप्लाई को भी बढ़ाना है। ठीक है, आपने ये सप्लाई भी इंक्रीज कर दी, S1। अब नई डिमांड की लाइन और नई सप्लाई की लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं। न्यू सप्लाई लाइन एंड न्यू डिमांड लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो मार्केट में आपकी करेंसी की सप्लाई भी बढ़ गई
और चूंकि डिमांड भी बढ़ी थी तो इसलिए आपका एक्सचेंज रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसको नोट करो, फिर हम बातचीत करेंगे डिक्रीजेस की। एंड मोमेंट पे हम आ गए हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किसे कहते हैं, ठीक है? तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बुक देना, ये देखो इसमें फिर वही थियरी की सारी बात है, वो ये हमको बस पढ़ना है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड, यानी कि यहां पे क्या होता है, परचेज एंड सेल ऑफ, क्या होता है, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसीज। यहां पे फॉरेन करेंसीज को परचेज और सेल, करेंसीज, करीज लिख दिया था, ठीक है, करेंसीज, ठीक है। और ये जो परचेज और सेल होता है लिखा हुआ है, द बायर एंड सेलर इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, फर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, कॉमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जैसा रुख अख्तियार करेगा मार्केट में, उस हिसाब से आपके करेंसी की वैल्यू अप या डाउन होगी, अप्रिसिएट या डिप्रिसिएट होगी, ठीक है। फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, देखो 11th में हमने पढ़ा था व्हाट इज मार्केट। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर ऑफ द कमोडिटी एंड सेलर ऑफ द कमोडिटी मीट विद ईच अदर फॉर देयर म्यूचुअल कंसिडरेशन। मार्केट किसी भी सेंस में मार्केट प्लेस ही वही है जहां पे कोई भी सामान खरीदा और बेचा जाए। अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करें तो यहाँ पे क्या बिक रहा है, फॉरेन एक्सचेंज खरीदे और बेचे जा रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है भैया, फॉरेन करेंसीज खरीदी और बेची जा रही हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का काम क्या होता है, तीन काम है, तीन फंक्शंस हैं, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन और हेजिंग फंक्शन, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन को देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट ट्रांसफर परचेजिंग पावर बिटवीन कंट्रीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये परचेजिंग पावर का ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, एक दूसरे से परचेजिंग पावर। मेरे आपसे म्यूचुअल टर्म्स बड़े बढ़िया हैं, मेरी फॉरेन पॉलिसी आपके देश से बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो हम कुछ कम वैल्यू पे भी आपके साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। या ट्रांजेक्शन मैंने किया और हमने इस चीज़ को पॉजिटिवली ले लिया, या हमने इस चीज़ को पॉजिटिवली कन्वर्ट करा लिया अपने हिसाब से कि लाइक ठीक है हम इतने पे आपसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मगर मेक श्योर कि जब मेरा वहाँ वाला मुद्दा यूएन में उठे तो आप मेरे फेवर में वोट डालना, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ट्रांसफर हो रहा है, आप परचेजिंग पावर एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। भाई जब मेरी करेंसी आपके पास रहेगी, आपकी करेंसी मेरे पास रहेगी, तभी तो मैं आपका सामान और आप मेरा सामान खरीद पाएंगे। तो ये परचेजिंग पावर ट्रांसफर कर रहा है। दूसरा क्रेडिट फंक्शन, ठीक। बहुत बार हमारे पास उतने बल्क अमाउंट में करेंसीज नहीं अवेलेबल हैं, फिर भी आपने हमसे ट्रेड कर लिया कि फ्यूचर में जब तुम्हारे पास इतना एक्सचेंज रिजर्व हो जाए तब मेरा पैसा मुझे चुका देना। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बिजनेस में, अकाउंटेंसी में ऐसे ही ना होते हैं। क्रेडिट फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड। जैसे मैं एक प्राइवेट ट्रेडर हूं और मुझे यूएस से ट्रेड करना है, ठीक है, और आज इंडिया और यूएस के बीच में अगर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, या मेरे पास अभी उतनी क्रेडिटेबिलिटी मेरी मार्केट में नहीं है, मेरा क्रेडिट स्कोर उतना हाई नहीं है, ठीक, तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे हैं, जिस वजह से मुझे को क्या मिल जाएगा, मुझे उतने दिनों की क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी। मार्केट में अधिकतर जो बिजनेस है वो क्रेडिट बिहेवियर पे ही चलता है। और हेजिंग फंक्शन, हेजिंग मतलब होता है, हेजिंग को सिंपल हिंदी में कहेंगे रोक लगाना नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं फ्लो को रोक लेना, मतलब फ्लो को ब्रेक करना, ठीक है। लाइक कि जैसे सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ी से आ रहा है, ठीक है, आप इस सर्कुलेशन को यहाँ पूरी तरह से स्टॉप नहीं कर रहे हो, आप क्या कर दे रहे हो कि इसको ब्रेक कर दे रहे हो तमाम पार्ट्स में, जिससे फ्लो बस क्या हो जा रहा है, हल्का हो जा रहा है। हेज एक घास होती है, हम कहते हैं जैसे ऐसे किसी जगहों पे देखे होगे होटल्स वगैरह में या कहीं टूरिस्ट जगहों पे वो घासों की बाउंड्री वगैरह बनाई होती है, नहीं डिज़ाइनें बनी होती हैं, उसे हेज कहते हैं, ठीक है। इससे पूरा फ्लो नहीं रुक जाएगा ना, आप एज्यूम करके देखो पूरा फ्लो रुक जाएगा क्या, स्टॉप हो जाएगा क्या, बस हल्का हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, ठीक है। तो जो मार्केट बहुत तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा है, आप वहां पे क्या कर सकते हैं, उस तेजी से हो रहे फ्लक्चुएशंस को आप हेज करके रोक सकते हैं, ठीक है। चेक कर लेते हैं। When exporter and importer enter into an agreement to sell and buy goods on the some future date, अभी हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, at current prices and exchange rate, it is called hedging। हम सारे स्पेकुलेशंस पे रोक लगा दिए। मैंने तुमसे डील की कि भैया जुलाई में तुमसे सामान खरीदूंगा और आज की डेट पे खरीदूंगा, सारी स्पेकुलेशंस रुक गई यहीं पे। क्यों?
क्योंकि जुलाई में रेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बढ़ेगा तो तुम्हारा फायदा, घटेगा तो मेरा नुकसान, सॉरी घटेगा तो मेरा फायदा। भाई मतलब मेरा नुकसान में तुम्हारा फायदा, तो एक ही बात हो गई थी ना, ठीक है। रेट बढ़ गया तुम्हारा फायदा, रेट घट गया मेरा फायदा, ठीक। मगर आज के दिन में अगर हमारी तुम्हारी डील इसी पे हो जाए कि आज की जो भी करंट मार्केट वैल्यू है उसी पे ही हम और तुम जुलाई में आज के 6 महीने बाद व्यापार करेंगे, ये फॉरवर्ड मार्केट स्ट्रेटजी है, ठीक। तो फ्यूचर में जो भी स्पेकुलेशन होने थे जिससे डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बदल सकती थी, उस पर हमने रोक लगा दी, कंट्रोल कर लिया। अब ये एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बीच में हुआ है, ऐसे ही अगर सबके बीच में होने लगे तो हेजिंग बहुत स्तर तक रोक सकती है चीज़ों को, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कितने तरह के होते हैं? तो एक होता है स्पॉट मार्केट, जब आप ऑन द स्पॉट डील करते हो। अगर आपको मान लो कि आफ्टर 3 मंथ्स बिजनेस करना है, तो आफ्टर 3 मंथ्स जो भी प्राइजेज होंगी आप उस प्राइस पे डील करोगे, तो ये होता है स्पॉट मार्केट, ठीक है। 3 महीने बाद की बात है, जो भी 3 महीने बाद भैया प्राइस रहेगा, चाहे अप चाहे डाउन, हम उस पर बातचीत कर लेंगे, ठीक है। और फॉरवर्ड मार्केट का क्या खेल है, ठीक। आज हम बात कर रहे हैं 6 महीने फ्यूचर को लेके, ठीक है। स्पॉट मतलब तुरंत की बात है, अभी की बात कर लो, ठीक है। इसमें बहुत बेसिकली आफ्टर और बिफोर इसमें नहीं चलता है, आफ्टर और बिफोर तो बेसिकली चलता है तुम्हारा फॉरवर्ड में। स्पॉट मतलब जो आज की बात है, करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन में तुम स्ट्रांग हो तुम्हारी बात मानी जाएगी, मैं स्ट्रांग हूँ मेरी बात मानी जाएगी। और फॉरवर्ड मार्केट का क्या है, हम फ्यूचरिस्टिक बातें करते हैं, फ्यूचर में क्या होगा और उसके हिसाब से आज हम डील कर लेते हैं। यार $1000 में हम डील करेंगे, अब डॉलर की वैल्यू बढ़ गई तो मुझे ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, डॉलर की वैल्यू घट गई तो मुझे कम चुकाना पड़ेगा। इस तरह की मार्केट क्या है भैया, फॉरवर्ड मार्केट। और स्पॉट मार्केट, मैंने कहा कि 6 महीने बाद हम तुमसे डील करेंगे, ठीक है। तो 6 महीने बाद डील करेंगे तो कोई दिक्कत, तो तुमने बोला कि नहीं, तो मैंने बोला कि तब कितना लोगे 6 महीने बाद का, तो तुमने बोला कि भैया जो उस समय जो रेट होगा ऑन द स्पॉट वही डिसाइड होगा, ठीक। मैं कहा नहीं यार ऐसा मत कहो, रेट अगर बढ़ गया तब तो तुम कहोगे बढ़ गया तो ज़्यादा दे देना। मैंने कहा कि अच्छा रेट घट गया तब तो तुम कहोगे कि घट गया तो तुम्हारा फायदा, तुम कम दे देना। ये स्पॉट मार्केट है और जो भी डिसीजन होगा वो ऑन द स्पॉट, ठीक है। और फॉरवर्ड का मतलब है हम आज ही बातचीत कर लेते हैं स्पेकुलेशंस को हेज करने के लिए। बातचीत क्लियर हो गई? तो भैया इस हिसाब से हमारा जो चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट वो होता है खत्म। आप सभी का समय शुभ हो। जय हिंद।